Hello everyone, greetings of the day. I hope all of you have covered the last lecture quite well. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या कंसेप्ट है और फिर उसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या हैं। चारों इक्वेशंस हमने पढ़ी और पढ़ा कि भाई एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या मॉडिफिकेशन मैक्सवेल सर ने करके अपने को दी है। क्लियर। उसके बेस पे एक तो न्यूमेरिकल भी देखा था, पूछता नहीं हालांकि, लेकिन अपने को अंदाजा होना चाहिए क्या पता कब पूछ ले। ठीक, आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फर्दर स्टडी करते हैं और आज पूरा फोकस अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे ही रहने वाला है। क्लियर। तो देखो भाई, जो भी डाउट है आपका आप सेंड कर सकते हो, मेल कर सकते हो। आपको पता है पिछले लेक्चर्स में आपने नोट कर रखा अच्छे से, जो भी मेलिंग एड्रेस है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप पे अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। देखो भाई, ये एक चार्ज पार्टिकल है मेरे पास सिंपली यहां पे, प्लस क्यू। मैंने इसको एक तरफ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चला दिया पार्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक, और एक्सेलरेट करा दिया, यानी वेलोसिटी को मैं लगातार क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। सो ये क्या है मेरे पास, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। कैसा है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, उस तरफ जा रहा है लगातार चेंज होती हुई वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो बताओ क्या ये चार्ज पार्टिकल इस पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी कोई? हाँ सर बिल्कुल है। अच्छा, जब ये चल रहा है लगातार इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग है, क्या लगातार चेंज हो रही है? हाँ सर बिल्कुल। यहां से कम होगी, यहां पे जब ये है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे जब ये चार्ज होगा तो यहां पे और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी लगातार क्या है, चेंज हो रही है। ठीक, अब एक बात बताओ, क्या इस चेंज होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है? भाई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं? बिल्कुल है सर। कैसे? क्योंकि चलता हुआ चार्ज अगर जा रहा है तो यानी इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट कहीं पे है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। और सर उससे भी दूसरी बात हम ये सीख चुके हैं, अगर कहीं ना कहीं वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगी। अगर कहीं पे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। ये बात क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। अब मेरे पास ये चार्ज की बजाय एक कंडक्टर है, यहां पे वायर है ये ऐसे सिंपल सा, ठीक, और इसके थ्रू करंट चल रहा है आई। तो बताओ क्या इसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सर इसके कारण ना, मैं पहले ही बता चुका हूं तुमको इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी कहीं पे। क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी इसके अंदर हैं। यहां तो एक ही चार्ज था, अब इसके अंदर तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव भी हैं, तो जितना पॉजिटिव यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नेगेटिव भी जनरेट करेगा और ओवरऑल कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? ठीक, लेकिन सर क्या मैग्नेटिक फील्ड है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अरे है, मैग्नेटिक फील्ड तो है। पूरी थर्ड यूनिट में पूरे मैग्नेटिज्म में यही तो पढ़ते आए हैं कि अगर करंट कहीं पे है तो उस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। लेकिन सर पॉजिटिव चार्ज के कारण जितनी है नेगेटिव चार्ज के कारण उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी और कैंसिल हो जाएगी। नहीं भैया, क्योंकि यहां पे नेगेटिव तो चल रहे हैं, पॉजिटिव तो सारे बाउंड है ना इसके अंदर, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो सकती थी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उनके कारण नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के कारण है, नेगेटिव्स के मोशन के कारण है, और इसलिए यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। क्लियर? ठीक, अब आते हैं अपने काम की बात पे। जब मैंने एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, क्या किया मैंने, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और मैग्नेटिक फील्ड भी फिर जनरेट हुई। इसी प्रोसेस को मैं एक बार समझने की कोशिश करता हूं एक डायग्राम के थ्रू। यहां पे मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल था, क्या था, चार्ज पार्टिकल। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसे चैप्टर का नाम भी यही है, लेकिन अब हम पार्टिकुलरली इसी टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसे जनरेट होती है। मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया, उसको ऑसिलेट करवाया ऐसे, बस एक बार ऑसिलेट करवा दिया, तो उसके ऑसिलेशन के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी? बिल्कुल होगी सर। ठीक, ऐसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा कर ली और इस तरफ हमने जेड एक्सिस ले ली, इस तरफ एक्स और इस तरफ वाई एक्सिस ले ली। टाइम के साथ हम इसका वेरिएशन देखेंगे। यहां पे टाइम ओ था, ओ या फिर जीरो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैंने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, ऑसिलेट करवाया, तो उसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी? बिल्कुल होगी सर। क्या वो वेरिंग होगी? बिल्कुल होगी। देखो यहां पे चार्ज पार्टिकल है, इसको मैं ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवा रहा हूं, ऐसे ऐसे,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, वापिस जा रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती गई, अब और कम और कम और कम, फिर से बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, मैक्सिमम, घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई, मिनिमम, लगातार मैक्सिमम मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होती रहेगी। ठीक है भाई, तो उसको मैंने शो कर दिया ऐसे, पहले कम थी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर वापस आ गया कम हो गई और फिर और कम हो गई। क्लियर? ऐसे ऑसिलेट होने पे सिंपल। ठीक है सर, हमने पढ़ रखा जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ये चीज हम कल पढ़ चुके हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस ने उसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया था अपने लिए। सिंपल है ये चीज। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, इसके कारण इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इस तरह से, इस तरह से। ये चीज आई समझ में? सिंपल। तो यहां पे तो था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और यहां पे जनरेट हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू या किसी भी जगह पे अगर डिस्टरबेंस होती है, जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई तो डिस्टरबेंस हुई, तो वो डिस्टरबेंस को क्या करने की कोशिश करेगी, उसको पसंद है नहीं वो डिस्टरबेंस, तो उसको अपोज करने की कोशिश करेगी। अब देखो, इस डिस्टरबेंस का कारण कौन था? सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना होती तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या आना था? नहीं आना था। तो इसका कोज ऑफ प्रोडक्शन कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या करेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, ताकि इसके इफेक्ट को खत्म कर सके और इसमें डिस्टरबेंस बंद हो जाए। क्लियर? और वो कुछ इस तरह से होगी, फिर यहां पे जनरेट कर दी। बात आई समझ में? यहां पे चार्ज पार्टिकल तो एक बार एक्सेलरेट करके छोड़ दिया बस हमने, अब वो पड़ा रहे, चाहे बंद भी हो जाए एक्सेलरेट होना, चाहे ऑसिलेट होना बंद भी हो जाए। क्लियर? ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, फिर से क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ये इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की बार इस डायरेक्शन में जनरेट होगी। बात आ रही है भाई समझ में? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लियर? अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड का कोज ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसको अपोज करने की कोशिश करेगी और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगी। समझ में आया? और ये फिनोमिना ऐसे ही चलता रहेगा लेंज लॉ के बेस पे, एक दूसरे में अपोजिशन ये प्रोड्यूस करते रहेंगे और इसी तरह से एक दूसरे में जनरेशन इनका होता रहेगा, एक दूसरे का जनरेशन इनका होता रहेगा। क्लियर? और इसी तरह वेव आगे बढ़ती रहेगी, आगे की आगे वेव प्रोपेगेट करती जाएगी। क्लियर? वेव किस तरफ जा रही है? सर उस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? यहां पे इस तरफ, यहां इस तरफ, यहां इस तरफ, यहां इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे तो बाहर की तरफ, यहां पे अंदर की तरफ, यहां पे बाहर की तरफ, यहां पे अंदर की तरफ। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड तो चल रही है लगातार ऐसे ऐसे। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार ऐसे और वेव लगातार उस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और फिर दोनों ही, ये भी और ये भी, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये रहा, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, समझ रहे हो? और ये वाला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ऐसे चलते जाएंगे। समझ में आया वही? सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। वेव इस तरफ प्रोपेगेट करेगी। क्लियर? तो एक वेव कैसे जनरेट हुई, समझ में आया? कैसे जनरेट होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बात क्लियर हुई? ठीक। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या क्या कंसिस्ट करती है? इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। समझ में आई बात? ठीक भाई। अब देखो, ये चल रही है, किसको यूज कर रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्या मीडियम के पार्टिकल्स को यूज कर रही है? क्या नहीं कर रही। सिंपल है ये चीज, पक्का। तो मीडियम के पार्टिकल्स को यूज करके एनर्जी ट्रांसमिट करने वाली किसी भी चीज को वेव बोलते हैं। यहां पे मीडियम के पार्टिकल यूज ना करके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को यूज करके एनर्जी को यहां से यहां तक लेके आई है ये वेव, तो इस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने बोल दिया।
क्लियर है ये चीज? आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। क्या विजन एंड साउंड क्वालिटी क्लियर है? तो हम यहां से कंक्लूड करते हैं भाई कि किसी भी वेव को चलने के लिए, प्रोपिगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। क्लियर? और जब वो किसी मीडियम में नहीं है, वैक्यूम में चल रही है, तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या करती है, लगातार प्रोपेगेट करती है, चलती है। लेकिन अगर रास्ते में सर कोई मीडियम आ जाए, देखो सिंपली जब हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो ये मान के चलते हैं कि वेव लगातार विदाउट एनी लॉस इन एनर्जी चलेगी, नो लॉस इन एनर्जी चलेगी। अच्छा, तो सर इसका फायदा क्या हो सकता है? इसके बहुत से फायदे हम नॉर्मल लाइफ में ले भी रहे हैं, और आगे का मैं एक बताता हूं आपको कि कितना जबरदस्त इसका फायदा हो सकता है। हम टाइम ट्रेवल, सुना होगा आपने कि टाइम आगे जाना, फ्यूचर देखना और पास्ट के बारे में पता करना। फ्यूचर का भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पास्ट हम आराम से देख सकते हैं, अपने सामने विजुअलाइज कर सकते हैं, अगर ये वेव्स को हम डिटेक्ट करने में कामयाब हो जाएं पूरी एनर्जी के साथ। हम वेव्स को फुल एनर्जी के साथ डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लिया, एग्जांपल के लिए मान लो 50 इयर्स एगो आपके दादाजी कहीं ना कहीं बैठे हैं, ठीक, मान लिया घर पे बैठे हैं। अब अपनी बॉडी से हर पॉइंट ऑफ टाइम, हर सेकंड रेडिएशंस निकलते हैं। अब जो इस पार्टिकुलर टाइम पे मेरे में से जो रेडिएशन निकले हैं वो जाएंगे, अब वो पूरे यूनिवर्स में घूमेंगे, यहां से वहां, वहां से यहां। अगर हम कोई ऐसी मशीन बना लें कि उन रेडिएशंस को डिटेक्ट कर ले वो, और डिटेक्ट करके अपने को ऐसे ऐसा विजुअलाइज करा दे, तो 50 इयर्स एगो जो दादाजी में से रेडिएशंस निकले थे वो अपने को अगर डिटेक्ट हमने कर लिए तो दादाजी अपने को वैसे के वैसे घर पे बैठे हुए दिख जाएंगे। टाइम ट्रेवल, हम पिछला टाइम देख सकते हैं कि क्या हो रहा था उस टाइम पे। क्लियर? तो रेडिएशंस डिटेक्ट अगर कर लिए जाएं तो यानी वही रेडिएशंस अब अपने अंदर, ब्लड है, ब्लड के सेल चल रहे हैं लगातार, और चार्जेस ही तो है एक तरह से, चार्जेस चल रहे हैं लगातार, तो उनके कारण चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जनरेट हो रहे हैं, अपने अंदर से वेव निकल रही हैं, वो वेव यूनिवर्स में घूम रही हैं। क्लियर? एक एनर्जी कैरी कर रही है। सिंपल है भाई। लेकिन यही वेव जब किसी मीडियम में एंटर करती है ना, तो उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, लगातार अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है, परमिएबिलिटी अलग होती है। तो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के हिसाब से वेलोसिटी भी वेव की क्या हो जाती है, कम या ज्यादा हो सकती है। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकती है। वैक्यूम में मैक्सिमम है इतनी, और किसी और मीडियम में इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, लो हो सकती है। क्लियर है ये चीज? पक्का भाई? अब देखो आगे, तो हम वो अगर वेलोसिटी किसी मीडियम में निकालने लगे सी, तो उस मीडियम में वेव का ई वेक्टर को वेव के बी वेक्टर से डिवाइड कर दो, ई के मैग्नीट्यूड को बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, सी आ जाएगा। अरे वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ा था ना, वहां भी तो यही पढ़ा था, E = CB, वही तो रिलेशन है यार ये। सिंपल, ठीक है भाई। इससे आगे चलते हैं। अब जब वेव लगातार एनर्जी कैरी करती है, देखो हम ये पढ़ चुके हैं कि C किसके इक्वल होता है, 1/√μ0 पढ़ चुके हैं, पक्का। लेकिन जब किसी मीडियम में वेव एंटर करती है, तब ये म्यू भी उस मीडियम का ले लो, एप्सिलॉन भी उस मीडियम का ले लो, तब जो सी आएगा वो वेव की वहां पे वेलोसिटी एक तरह से होगी। क्लियर है ये चीज? आगे चलते हैं। अच्छा भाई, बात करते हैं एनर्जी की। अब देखो, वैसे तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है ना, हाँ सर, लेकिन यहां पे तो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, एनर्जी को उसी डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड कर रही है ना, बिल्कुल। तो एनर्जी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना उसको वेक्टर तो नहीं बना देता, लेकिन हम एक टर्म यूज करते हैं अलग से उसकी, उसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। कौन सा? पॉइंटिंग वेक्टर। क्लियर? एस से डिनोट करते हैं, पूछता नहीं भाई कभी, लेकिन बुक में दिया मैंने तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है कि भाई एनर्जी वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर की फॉर्म में अगर यूज करना है तो कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि एनर्जी की यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, जिस डायरेक्शन में वेव ऑसिलेट कर रही है, वेव प्रोपेगेट कर रही है सर, उसी डायरेक्शन में अपनी एनर्जी भी जा रही है। तो पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली एस से डिनोट करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, E क्रॉस B के इक्वल होता है। एक नंबर में पूछे तो बता देना है भाई, सिंपल। यूनिट भी लिख देंगे इसकी, E की यूनिट आपको पता है, B की यूनिट आपको पता है, डायमेंशन फार्मूला भी लिख सकते हैं, E का पता है, B का पता है। सिंपल है ये चीज। एक तरह से एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड ही होती है, इंटेंसिटी एक तरह से, और कुछ नहीं है। इसी को इसने क्या बोल दिया है, पॉइंटिंग वेक्टर की एनर्जी कितने एरिया में पर सेकंड एंटर लगातार कर रही है। सिंपल, ठीक।
आगे चलते हैं, देखो भाई इसमें हम एरिया नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं कि पर सेकंड वेव कितनी एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करती है, दैट इज इट्स पॉइंटिंग वेक्टर। क्लियर, एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, बात करते हैं वेव जब चल रही तो उसकी मोमेंटम क्या होगी। सर वेव जब चली तो जो चार्ज पार्टिकल आपने एक्सेलरेट करवाया था उसका कोई ना कोई मास है, अरे है तो सही, लेकिन ये जो चार्ज पार्टिकल आपने मूव करवाया है ये वेव के साथ थोड़ी ना गया है, वेव को जनरेट करवाया इसने, तो मोमेंटम वेव की निकालनी है तो मास भी वेव का चाहिए आपको। अब वेव में तो कोई पार्टिकल है नहीं, तो यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास जीरो हो गया सर, यानी मोमेंटम भी कितनी होगी, जीरो। हो ही नहीं सकता कि मोमेंटम जीरो हो, लेकिन सर यहां तो मास जीरो है, तो हम मास को इंक्लूड नहीं करेंगे मोमेंटम निकालते टाइम। क्लियर, तो क्या तरीका लेके आए देखते हैं, फिर एनर्जी की टर्म्स में चलते हैं। एमवी को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, मोमेंटम हम मास की टर्म्स में नहीं अलग टर्म्स में लेके आएंगे, क्योंकि मास का यहाँ पे कंसेप्ट ही हम यूज नहीं कर सकते। तो एनर्जी क्या होती है, हाफ एमवी स्क्वायर होती है, मानते हो? बिल्कुल सर, कोई भी ले लो, एमजीएस ले लो, हाफ एमवी स्क्वायर कोई भी ले लो, ठीक, हाफ एमवी स्क्वायर होती है, लेकिन डायमेंशनली कौन मैटर करता है, क्या हाफ मैटर करता है क्या? ये तो मैग्नीट्यूड के लिए मैटर करता है, लेकिन डायमेंशनली तो एमवी स्क्वायर मैटर करता है। ठीक है, एम को भगाना किसी तरह, एम को हटाना है, तो दोनों साइड v से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई v। क्लियर, सो u बाई v इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम। एम वी तो क्या होती है, मोमेंटम, दिस इज द रिलेशन। क्लियर, सो मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई एनर्जी पर यूनिट वेलोसिटी ऑफ द वेव, u बाई v, या फिर वेलोसिटी ऑफ वेव अगर हम वैक्यूम ले रहे हैं तो इसी को क्या बोल सकते हैं, c बोल सकते हैं, यानी p इज इक्वल टू u बाई c, यानी u इज इक्वल टू pc। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, cp बोलो या pc बोल लो, सिंपल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम इन केस ऑफ ए वेव। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, आपको यही आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है। अब देखो, अब यहां पे हमारे पास u भी है और v भी है, u भी है और v भी है इस फार्मूले में, ठीक। इसी को अब मोमेंटम अगर लगातार सेम रहे अपनी वेव की तो उसको बोल देते हैं ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस की प्रॉपर्टी ये अपने को शो कर रही है, कौन सी, ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस। इसको हेडिंग स्पेशल पॉइंट बना के लिख लेना कि इन केस ऑफ ए वेव द मोमेंटम बिहेव्स एज a quantity of translational invariance, a physical quantity of translational invariance। invariance मतलब जिसमें चेंज ना हो, ट्रांसलेशनल मतलब ये वेव क्या थी, लगातार ट्रांसलेट हो रही थी आगे की तरफ, ट्रांसलेटरी मोशन था इसका, यही चीज हमने यहाँ पे बोली है, सिंपल। ठीक, आगे बात करते हैं एनर्जी की। अब देखो मोमेंटम आपकी आ गई आपके पास, बिल्कुल आ गई। अगर आपने कितना फोर्स निकाला, फोर्स अप्लाई किया वेव ने चलते टाइम, अब वेव चलती चलती मान लिया यहां स्ट्राइक करके, तो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी, अगर वो निकालना हो तो P है ना आपके पास, तो dp बाई dt कर दो, वो क्या होता है, फोर्स ही होता है सर, न्यूटन सेकंड लो। क्लियर, अगर आपको प्रेशर निकालना हो, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, कितने एरिया पे वेव ने स्ट्राइक किया है, कितने फोर्स के साथ, उस फोर्स को उस एरिया से डिवाइड कर दो, प्रेशर आ जाएगा। क्लियर, आगे बात करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, यानी एनर्जी डेंसिटी की। अब देखो ध्यान से सुनना भाई, जब भी वेव प्रोपेगेट करती है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो आगे प्रोपेगेट करते टाइम इसकी एनर्जी अपने दोनों कंपोनेंट्स में इक्वली डिवाइड हो जाती है। मान लिया 10 जूल एनर्जी थी वेव के पास, तो इसमें से 5 जूल तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यूज करेगा और 5 जूल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यूज करेगा। क्लियर, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की एनर्जी कितनी होती है, पढ़ाया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी एनर्जी कैरी करती है, याद करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कैरी की गई एनर्जी है ना, प्लस में हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, ये तो अभी आया था कुछ दिन पहले, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कैरी की गई एनर्जी। क्लियर, इंडक्टर के केस में पढ़ा था, याद होगा, ठीक। सो दिस इज दी
टोटल एनर्जी डेंसिटी, पक्का, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ने कैरी की है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ने कैरी की है। अब उसने बोला कि दोनों इक्वली रखेंगे, आधी एनर्जी इसके पास है, आधी एनर्जी इसके पास है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, U इज इक्वल टू, ये U बाई एनर्जी को शो करते थे हम U से, और यहां पे U क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी याद रखना भाई, छोटी छोटी टर्म्स हैं, कहीं गलती कर दो, गड़बड़ कर दो कोई। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बोल सकता हूं, या फिर ये प्लस में ये, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसकी बजाय मैं ये लिख सकता हूं यहां पे, तो हाफ प्लस हाफ 1 बी नॉट स्क्वायर बाई में म्यू नॉट। ये है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप विजन एंड द साउंड क्वालिटी इज क्वाइट क्लियर। ठीक है भाई, अब देखो ये याद रहेगा। इसी तरह हम आगे बोल सकते हैं, अगर वो ना बी और ई की आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देना, तो यहां पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी लिख सकते हो। रिलेशन आपको पता है, ई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2, याद है ना, बस ये पुट करना, फार्मूला चेंज हो जाएगा भाई, 1/4 आ जाएगा, इतना फर्क है बस, क्लियर। लेकिन इसमें पजल नहीं होना आपको, न्यूमेरिकल यहां से बहुत कम पूछता है, 1-2 बार पूछे गए हैं, हम करेंगे अभी ट्राई, देखना बिल्कुल इजी इजी न्यूमेरिकल होते हैं। आगे देखो, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, इंटेंसिटी होता है कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम स्ट्राइक कर रही है। सो इंटेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सिंपल, ये आपको फार्मूला इंटेंसिटी के लिए, एक वेव की इंटेंसिटी के लिए याद रखना है, सिंपल है। इसी में एक और फार्मूला मैं आपको नोट करवा देता हूं कि भाई यू एवरेज, एनर्जी डेंसिटी एवरेज को सी से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू एवरेज को सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी, सिंपल है। अरे देख ही रहे, एरिया इंटू में टाइम है, इनको चेंज वगैरह करोगे, वेलोसिटी वगैरह आ जाएगी आपके पास कहीं ना कहीं से, सिंपल। ये यू एवरेज लिखा है यहाँ पे, सिंपल। तो दिस वाज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देख लेते हैं इक्वेशन कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। हेडिंग डाल सकते हैं, इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो वो तो बिल्कुल इजी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया एक्स के अलोंग है या वाई के अलोंग है, ठीक, E इज इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये ई नोट किसके अलोंग, वाई के अलोंग, क्लियर। इसी तरह मान लिया बी है मैग्नेटिक फील्ड, वो जेड एक्स के अलोंग थी या जेड के अलोंग थी, तो कितनी आएगी, बी मैक्सिमम कितनी है जेड के अलोंग, और साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहां पे के क्या है, 11th क्लास में पढ़ाया था, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती थी, याद है सर, 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, क्लियर। ओमेगा पता है 2 पाई न्यू, एक्स क्या है कि भाई ओरिजिन यहां से वेव कितना चल चुकी है वो एक्स है, यहां तक आई मान लिया तो एक्स ले लिया, क्लियर है ये चीज, सिंपल, ठीक। जैसे अगर वेव चली 2 पाई यानी पूरा कवर कर गई यहां तक का, तो लैम्डा चली, तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है यहां पे, लैम्डा, है ना। अरे ये लेंथ तो लैम्डा हुई ना अगर ये 2 पाई चली तो, ठीक। और अगर यूनिट चलती है तो लैम्डा बाई 2 पाई, और अगर एक्स चलती है मान लिया यहीं तक आई तो इनटू में एक्स, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू एक्स। अरे लैम्डा चलने में 2 पाई एंगल लेगी, लैम्डा चलने में 2 पाई एंगल लेगी, यूनिट चलने में 2 पाई बाई लैम्डा एंगल लेगी, और एक्स चलने में इंटू में एक्स, सो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा को हमने के लिख दिया, एक्स ऐसे कैसा, क्लियर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ए वेव। 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, सिंपल है भाई। आगे चलो, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू, टाइम गिवन मिलेगा आपको जब भी बोलेगा, न्यूमेरिकल नोट कीजिए, चीजें और ज्यादा इजियर और क्लियर हो जाएंगी आपको।
कुछ भी नहीं था मेरे ख्याल में इस चैप्टर में। एक लेक्चर और रहता है, उसमें कुछ नहीं, सिंपल एक टेबल आपको रट लेनी है, वो मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कैसे आप याद रख सकते हैं। वहां से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांस होते हैं, ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल नोट कीजिए भाई। लिखो, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज, न्यू की वैल्यू दे रखी भाई मेगाहर्ट्ज में, ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी वेव की डायरेक्शन दे रखी है, वेव डायरेक्शन दे रखी है एक्स एक्सिस की तरफ, यानी आई कैप, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, आगे ये लिख रखा कॉमा लगा के, E इक्वल टू 6.3 J वोल्ट पर मीटर। what is the value of B at this point? What is the value of B at this point? यानी ये निकालना है, क्लियर, ठीक है भाई। E दे रखा है, B निकालना, कैसे निकालोगे, स्पेस में दे रखा ना, लिखा है इसने, तो ये पता है कि C इज इक्वल टू E बाई B, सो B इज इक्वल टू E बाई C, क्लियर। E कितना है 6.3, बाई में C कितना है 3 इंटू 10⁸8, लेकिन प्रॉब्लम आई यहाँ पे I कैप लिखूं, J कैप लिखूं या K कैप लिखूं। वेव किस डायरेक्शन में है सर, वेव I के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर J के अलोंग है, और ये जो B आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, पता है, तो यानी I के भी और J के भी परपेंडिकुलर कौन होगा, K, यानी ये किस डायरेक्शन में, K की डायरेक्शन। यूनिट लिख दोगे साथ में टेस्ला, यहां बाद में इतने टेस्ला, सिंपल है, कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, बिल्कुल सिंपल था भाई, सीबीएसई में 2006 में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट फिर लिखो, फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 watts per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area 20 centimeter square, find the average force exerted on the surface during a 30-minute time span. बैक करो, फिर से सुनो, अटेम्प्ट करो पॉज करके, और फिर मैं नोट करवाता हूं, मैं सोल्व करवाता हूं, उसे मैच करना अपना। देखो भाई, देख क्या रखा है, इसने दे रखा है एनर्जी फ्लक्स, ठीक है, एनर्जी फ्लक्स कितना 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी आप इसी को जूल पर सेकंड में भी चेंज, वोट को क्या ले सकते हो, जूल पर सेकंड, एक ही बात है ना, ठीक। 18 दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दो, एरिया कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, टाइम कितना 30 मिनट दे रखा है, तो 30 मिनट में इंटू में 60 कर लो, 1800 सेकंड हो जाएंगे। अच्छा, इसने पूछा है कि भाई एवरेज फोर्स निकाल दो। एवरेज फोर्स कैसे निकालोगे, एवरेज फोर्स पूछा, जो वैल्यूज इसने दे रखी हैं उसके हिसाब से प्रेशर बाई टाइम कर दूं, पक्का, अरे ये तो पता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, एक सेकेंड, पावर एफ क्रॉस में वी पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे पावर एक तरह से आप यूज कर सकते हैं, सिंपल है ना, तो पावर होता है एफ इंटू टी, एफ इंटू वी होता है यार पावर, प्रेशर है ये, हाँ, तो प्रेशर निकाल लेंगे, क्योंकि एनर्जी लगातार गिर रही है उस पर, एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या देगा अपने को, एक तरह से प्रेशर देगा, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे अपने को इसने और क्या दे रखा है, मोमेंटम निकाल लेते हैं इसकी, क्लियर, और मोमेंटम के लिए तरीका क्या यूज करेंगे, dp बाई dt, एक सेकेंड, ये बताओ फोर्स किसके इक्वल था, dp बाई dt के, क्लियर।
यहां पे मैं डायरेक्ट P/T यूज कर लूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और P मोमेंटम है मेरे पास, P की वैल्यू आई थी U/C, याद है P की वैल्यू आई थी U/C, तो F इज इक्वल टू U/C इंटू T। क्या U है मेरे पास? नहीं है सर, तो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी फ्लक्स इतना था, क्लियर, यानी इतनी फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस। अब सरफेस यानी एरिया कितना है और इनटू में टाइम कितना है, उसे टोटल एनर्जी आ जाएगी। मान लिया 10 लाइन लगातार पास हो रही है, ठीक, अब इनटू में कितने एरिया में से पास हो रही है और कितने टाइम के लिए पास हो रही है वो निकालो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। सो U इज इक्वल टू फ्लक्स कितना 18 इंटू में एरिया कितना 20 इंटू में टाइम कितना 1800। क्लियर, ठीक, तो मैंने ये वैल्यूज यहां पे रखी, 18 इंटू 20 इंटू 1800 बाई में C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 इंटू में टाइम कितना फिर से 1800, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर, और फोर्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। सिंपल, इसने पूछा क्या था, फोर्स ही पूछ रखा था। हाँ, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, तो फोर्स इज इक्वल टू P/T एक तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सिंपल है ये चीज, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर दे रखा हो ना, सरफेस आपको परफेक्ट रिफ्लेक्टर दे रखा हो और चेंज इन मोमेंटम पूछे, तो ये मोमेंटम जो आपने निकाली अभी इसको डबल कर देना, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इतनी मोमेंटम के साथ आई थी और फिर इतनी ही के साथ वापस चली गई। सो दिस माइनस माइनस दिस, माइनस माइनस प्लस, पता है ना 11th क्लास में न्यूटन्स लॉज में कर चुके हैं ये चीज हम। तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर से जब वापस आती है तो मोमेंटम डबल मानते हैं, क्लियर, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, मोमेंटम का डबल, क्लियर, ठीक है भाई। इस तरह से ऐसे न्यूमेरिकल्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इजी था, ठीक। आगे चलते हैं भाई, एक इक्वेशंस ऑफ वेव के बेस पे भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं कोई, देखो कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना पूछ लेगा कुछ भी देके। नोट करो क्वेश्चन, ए लेजर बीम हैज इंटेंसिटी 2.5 into 10⁻14 watt per meter square. Find the amplitude of electric and magnetic fields in the beam. इस बीम में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वैल्यूज इसने पूछ रखी हैं, क्लियर। अब देखो आई किसके इक्वल होता था, अभी बताया था यू एवरेज इंटू में सी, लास्ट फार्मूला जो था। यू एवरेज की वैल्यू क्या है सर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और इंटू में सी, क्लियर, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहां से मिल जाएगा, क्लियर। इसको हटा दो यहां से, इसको तो हटा सकते हैं अब यहां से, तो ये अपने पास वैल्यू आई, आई इज इक्वल टू दिस, I इज इक्वल टू दिस। अब I की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻14, क्लियर। एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले आओ, यहां पे 8.85 इंटू 10⁻12, क्लियर है। C की वैल्यू नीचे ले आओ 3 इंटू 10⁸8, 2 को ऊपर ले आओ, सिंपल, क्या बचा E नॉट स्क्वायर बचा, तो अंडर रूट कर दो इसका, E नॉट की वैल्यू आ गई, क्लियर। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पूछा है बी नॉट, वो किसके इक्वल होता है ई नॉट बाई सी, क्लियर। ई नॉट यहां से आ गया था, यहां से बी नॉट आ जाएगा, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप सब कुछ क्लियरली अंडरस्टूड होगा। इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल और ट्राई कर लेना, जो ना समझ में आए मुझसे पूछो डायरेक्ट। न्यूमेरिकल आने के चांस कम है, जो थ्योरी पढ़ाई गई है आपको उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, क्लियर। अगला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक लेक्चर की ही ये यूनिट अपनी मुश्किल से रह गई है, क्लियर। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनी डाउट्स और प्रॉब्लम मेरे को भेजते रहिए। थैंक यू।